हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और हमने इसमें अपना पहला टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो अभी तक हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, उसको, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट को हम लोग आज देखेंगे। अगर हम जो कल पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अगर रिवीजन करें, तो हमने देखा कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में देखा। जो पहला पार्ट था हमारा कंपनी का शासन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा? कंपनी के शासन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो दूसरा था ताज का शासन 1858 से 1947, वो कंपनी का जो शासन था वो 1773 से लेकर 1858 था। अगर हम बात करें कंपनी के शासन की, तो कंपनी के शासन में हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको कंप्लीट किया है। 1781 का संशोधात्मक अधिनियम हमने देखा है। फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम हमने कंप्लीट किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है। जो भी डाउट हो वहां पे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग क्या 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 देखेंगे। तो 1793 का एक चार्टर एक्ट है, उसको देखेंगे। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इस तरीके से हमारा कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1858 तक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ताज का शासन स्टार्ट करेंगे कल से, जिसमें हम लोग 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने कल देखा था, तो हमने देखा था कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये 1774 में लागू किया गया, 1773 में पास किया गया था। ये अत्यधिक इसका एक संवैधानिक महत्व था। ये किस लिए लाया गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए इसको लाया गया था। फिर अगर बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली गई थी और केंद्रीय प्रशासन की नींव इसके तहत रखी गई थी। फिर अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। और इसमें एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का भी गठन किया गया था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसका गठन किया गया था। जो 4 सदस्य थे पहले, वो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे और मोनसन और वेरवेल। कौन? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मोनसन, वर्वेल, ये 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे जो कार्य परिषद का जो गठन किया गया था उसमें। फिर उसके बाद 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, तथा इसके अन्य जो न्यायाधीश थे वो 3 थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है वो सशक्त हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर हमने एक गवर्नर जनरल के बारे में देखा था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, भारत का गवर्नर जनरल होता है और भारत का वायसराय। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद हमने देखा कि जो कंपनी का जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में जो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जो ये लोग पहले रिश्वत और उपहार लेते थे उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, तथा इनका जो निजी व्यापार होता था, जो ये निजी व्यापार करते थे, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 1781 का संशोधात्मक अधिनियम। ये अधिनियम यह था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण यानी कि बंटवारा करना था। फिर राजस्व संबंधी मामलों प्लस राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जो भी मामला राजस्व से संबंधित होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी कि अब इस पे अधिकार किसका हो गया? गवर्नर जनरल का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया था। और इसमें एक और चीज लाया गया था जिसमें था कि हिंदुओं के मामलों को हिंदू कानून के तहत और मुस्लिमों के कानून मामलों को मुस्लिम कानून के तहत उसका निर्धारण किया जाएगा। ये था हमारा 1781 का संशोधात्मक अधिनियम या बंदोबस्त कानून। फिर हम लोग देखे थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मामले
के द्वारा व्यापारिक मामलों पे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक मामलों पे सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप होने लगा, यानी कि उसके माध्यम से इस पे कार्य करने किए जाने लगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए। और इसी को द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल की जो परिषदों की संख्या 4 थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत कहा गया, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था उसे अब जो ईस्ट इंडिया का क्षेत्र था उसे अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। फिर ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। फिर हमने जो द्वैत शासन बताया था कि हाँ, बंगाल में द्वैत शासन 1765 की बात किया था हम लोगों ने। फिर कंपनी में द्वैत शासन जो 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो शासन चलता था उसकी बात की जा रही है। फिर प्रांतों में द्वैत शासन जो 1919 में था, 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके जनरल लियोनल कार्टिस थे। फिर उसके बाद केंद्र में द्वैत शासन 1935 में लागू किया गया था। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हमने 1786 का नियम देखा था। 1786 में हमने देखा था कि वहां की सरकार द्वारा कॉर्नवालिस को यहाँ पे गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। इन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी। इन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, इनको काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। इन्होंने 2 शर्तें रखी, एक काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार, दूसरा जो था सेनापति एवं कमांडर इन चीफ का भी अधिकार इनको दिया जाए। तो ये दोनों इनके शर्तों को मान लिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आ गए भारत में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा 1793 का चार्टर एक्ट। क्या? 1793 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर अधिनियम के संबंध में पहला कानून है। ये अब 1793 से लेकर 1853 तक होगा। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इन 4 चार्टर एक्ट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट था वो क्या था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल जो था हमारा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर जो है ना अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दिया गया था। आपको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बंगाल के तहत, बंगाल के अंतर्गत जो बंबई प्रेसिडेंसी था और मद्रास प्रेसिडेंसी था उसको ला दिया गया था। जो बंगाल के जो मद्रास के गवर्नर थे और बंबई के गवर्नर थे उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें जो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें इस अधिकार को और भी सशक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, के सदस्यों को अब भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, यानी कि वो कार्य ब्रिटेन का करेंगे और यहाँ पे उनको भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसके पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। इसमें कहा गया था कि अब जो 1793 का चार्टर एक्ट है उसमें अब भारतीय राजस्व से ही इनको वेतन दिया जाएगा, ये बात की गई थी। फिर उसके बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो था, उसका व्यापारिक एकाधिकार जो था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब सिर्फ भारत में ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को यहाँ पे एकाधिकार प्रदान किया गया था, वही यहाँ पे सिर्फ व्यापार कर सकती थी और भी कोई कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी। इसके एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1793 से 1813 तक। अभी हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। फिर उसके बाद अपनी परिषदों के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार जो है ना वो गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। ये अपने परिषद था, यानी कि जो 4 सदस्य परिषद का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था और 1784 में उसमें एक घटाकर 3 कर दिया गया था, उसके निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगर बात करें तो 1786 में भी जो यहाँ पे कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने यही शर्त रखा था कि उनके जो कार्य परिषद है उसके निर्णयों को न मानने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो इसमें और भी सशक्त कर दिया गया कि परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये रहा हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफी महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था। ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया।
1793 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, फिर 1813 में इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे लेकिन ये क्या है कि जो चीन के साथ और चाय के व्यापार और चीन के व्यापार में अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। क्या? चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। यानी कि कोई भी कंपनी अभी भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ इस पे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी पे था। बाकी एकाधिकार समाप्त करने का मतलब यानी कि अब यहाँ पे और भी कंपनियां अपना व्यापार फैला सकती थी, जो इससे पहले इनको प्रदान नहीं किया गया था। फिर बात करते हैं जो ईसाई मिशनरी हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी कि अब ईसाई मिशनरी जो होंगे वो भारत में आ सकते हैं और यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। जैसे कि आपको पता होगा कि जब 1498 में पुर्तगाली भारत में आए थे, ये तो वैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, मैं वहां पे जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको बता दूं, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, उसके बाद जब यहाँ पे पुर्तगाल कंपनी की यहाँ पे पुर्तगाल का आधिपत्य होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पे शुरुआत में वो पतन उनका क्यों हो जाता है कि वो शुरू में ही ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की बात करते हैं। बट अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और शुरू में सिर्फ इन्होंने व्यापारिक कार्य पे ध्यान दिया और यही काम और भी कंपनियां नहीं कर पाई, सिर्फ इन्होंने व्यापारिक काम दिया। और जब यहाँ पे इनकी शक्ति सशक्त हो गई, यानी शक्ति बढ़ गई, तब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अनुमति प्रदान की कि अब आप जाइए और वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन करिए और अपने धर्म के बारे में बताइए, ईसाई धर्म के बारे में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखें तो पश्चिमी शिक्षा। क्या? अब देखिए, धीरे धीरे अब ये अपने प्रभुत्व को बढ़ा रहे हैं, यानी चीजों को बढ़ा रहे हैं। जैसे पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तथा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई। क्या? पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तथा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सिर्फ शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो इसके द्वारा स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके पहले ऐसा नहीं था। 1813 के तहत इसको स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति प्रदान की गई। तो हमने क्या देखा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ये 20 वर्षों का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर वो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो चाय का व्यापार था और चीन का व्यापार। उसके बाद हमने देखा कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की बात की गई, आप जाइए यहाँ पे प्रचार प्रसार करिए। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में ये 1 लाख रुपए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई। फिर उसके बाद स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की बात की गई। ये रहा हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यह केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम था। केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अधिनियम था। जैसे कि आपको पता होगा 1773 में भी केंद्रीकरण किया गया था, बट अब ये जो था ना अत्यधिक विस्तार के रूप में इसको और भी केंद्रीकृत कर दिया गया। जैसे कि उसमें सिर्फ बंगाल था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और उसमें ब्रिटिश जो मद्रास के गवर्नर थे और साथ साथ जो मुंबई के गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बट अभी जो है ना, इसमें 1813 का चार्टर एक्ट जो था इसको और भी केंद्रीकरण कर दिया गया इसका। यानी कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और ऐसे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये टॉपिक मैंने बताया है, अलग से बता दिया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, इन सारी चीजों को मैंने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें बताया है। जो पार्ट 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, उसमें बताया है। जितने भी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो वहां पे जाके देख लें, तो उनको चीजें समझ में आ जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ जाएंगे। आप इसका नोट्स बना लेंगे तो और अच्छी बात है। हम बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक साबित हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान के धुंधले संकेत यहीं से मिलते हैं। जो हमारे संविधान के धुंधले संकेत है ना, वो यहीं से प्रदान किए जाते हैं, इनका संकेत यहीं से मिलता है। कहां से? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो जो कंपनी का व्यापारिक
एकाधिकार था अब इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया का मतलब क्या, यानी जो 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार का जो अधिकार था, एक अधिकार था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे बना रहा। अब उसको उसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई, पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। अब इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी पे यहाँ पे आके व्यापार कर सकती थी, चाहे भारत में, चाहे चीन में, चाहे चाय का व्यापार कुछ भी यहाँ पे कर सकती थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों, देखिए ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास, ये प्रयास जो शब्द है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू करने का प्रयास किया गया। अब जैसे कि अभी पूछेगा कि कौन से एक्ट के तहत सिविल सेवकों का खुली प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा वो 1853 की चार्टर एक्ट की बात करता है, बट प्रयास जो सर्वप्रथम किया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रयास किया गया था। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो विधायी कार्यों के लिए परिषद का विस्तार किया गया, विधायी कार्यों के लिए परिषद का विस्तार किया गया। अब एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि 1773 में जो परिषद था उसमें 4 सदस्य थे, बट जो 1784 था, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें एक घटाकर 3 कर दिया गया। बट अब 1833 में एक अन्य करके फिर से 4 कर दिया गया। वो कौन सा सदस्य था, तो विधि सदस्य था। विधि सदस्य को अब बढ़ा दिया गया, विधि सदस्य को अब बढ़ा दिया गया। अब फिर से परिषद की संख्या जो थी वो फिर से 4 हो गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। जो गवर्नर जनरल की सरकार थी वो भारत सरकार और जो उसका परिषद था भारत परिषद कहलाने लगा। फिर भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध, क्या भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे ये सिविल सेवा के जनक भी इनको माना जाता है। लॉर्ड मैकाले, सॉरी, सिविल सेवा को जो 1853 में क्या नाम है कि उसका बनाया गया था खुली प्रतियोगिता का, उसमें इनको इन्हीं का आयोग बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी। तो लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। क्या लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसमें दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और इसको पूर्णतः समाप्त जो है वो 1843 में कर दिया गया था। 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण, देखिए याद रखिएगा, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया। किसके तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अधिनियम की धारा जो 87 है, जो अधिनियम की धारा 87 है के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जैसे कि अभी आपने पहला पॉइंट देखा होगा यहाँ पे कि हमने बताया कि इसमें भारतीय संविधान का धुंधला संकेत मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपको आर्टिकल 16 पता होगा आज का, भारत का आर्टिकल जो मूल अधिकार है उसका आर्टिकल 16 पता होगा। उसमें इसकी बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और ये बात हमारे 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। क्या इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। सेंट हेलेना एक द्वीप है। क्या सेंट हेलेना एक द्वीप है, आपको पता होगा। देखो उतना सही नहीं बना है ये, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड, सॉरी पश्चिमी साइड, यहाँ पे एक सेंट हेलेना द्वीप है जिसपे अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के को था। अब यह अधिकार
क्या है कि ब्रिटिश सरकार को चला गया। ये अटलांटिक महासागर है क्या, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर में ये सेंट हेलेना द्वीप है जिसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को था, अब वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, इसलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अब हमारा है 1853 का चार्टर एक्ट। हमने क्या देखा, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। अगर हम 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। क्या, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इससे पहले हम लोगों ने एक 1793 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, और ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसके तहत क्या था, पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। क्या, स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया किस अधिनियम के तहत, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। फिर सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। मैंने बताया था कि खुली प्रतियोगिता का आरंभ यहां पे किया गया, बट 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का जो है ना वो प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था। 1833 में प्रयास किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया था, अगर पूछेगा तो 1833 लगाएंगे। और पूछेगा कि स्थानीय प्रतिनिधित्व कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, प्रारंभ और प्रयास, अगर आपसे प्रारंभ पूछता है तो 1853 लगाएंगे, और अगर आपसे प्रयास पूछता है कि प्रयास कब किया गया तो आप लगाएंगे 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसमें प्रयास किया गया था। 1854 में सिविल सेवकों सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन भी किया गया था, की नियुक्ति की गई थी। क्या, 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो ये रहा हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो हमने आज क्या क्या देखा कि जो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कंपनी का शासन था, क्या, कंपनी का शासन था, जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, क्या, कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 की बात तक था, को जो इसके तहत जो भी कानून बने थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। वो कौन कौन सा था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद 1781 का संशोधात्मक अधिनियम, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद 1786 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट।
ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि कंपनी का शासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन, वो हम लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ में मैं बता दूं, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ताज का शासन होगा। क्या? ताज का शासन। ताज का शासन, इसमें हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक के कानूनों अधिनियमों को हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कोशिश करेंगे कि कल ये अधिनियम कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा जो पहला टॉपिक हो वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इसका क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता रहे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। जो पीवाईक्यू हो, जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ या अन्य भी किसी भी एग्जाम के जो पीवाईक्यू रहेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों ने इसके पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 1 था उसको नहीं देखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।